हेलो नमस्ते एवरीवन। दे गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन हरियाणा हाई कोर्ट। दे गाइस, हरियाणा कोर्ट का आप लोगों का क्लर्क का एग्जाम होने वाला बहुत ही जल्दी। आप ये मान के चलिए या तो नवंबर में हो जाएगा या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा ये एग्जाम। तो हमारे पास सिर्फ वी हैव ओनली 1 मंथ, दैट इज नवंबर। सिर्फ नवंबर है प्रिपरेशन करने के लिए। तो गाइस, ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं ऑल्टरनेटिव डे से प्रोवाइड करूँ या फिर हर दूसरे तीसरे दिन में मैं जरूर कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस सेट एक देने की। देखिए इसमें मैं पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया, बट ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू अवॉइड। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को पता ही नहीं बिफोर दिस एग्जाम, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। सबसे पहले जनरल नॉलेज जो है आप लोगों की 50 मार्क्स की है, ये सबको पता है। और इंग्लिश सेक्शन आएगा वो भी आएगा आपका 20 का होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और 30 का होगा बच्चों सब्जेक्टिव। अब इसमें जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि सबसे पहली चीज़ आपकी जी के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये सबको पता है। लेकिन जो इंग्लिश सेक्शन है आपका 20 का ऑब्जेक्टिव और 30 का सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो ऑप्शन होंगे आप टिक कर दोगे, लेकिन जो 30 का सब्जेक्टिव है जिसमें आपको एसे, लेटर, प्रेसी और आपको ट्रांसलेशन जो लिखना है, ये जो चीज़ें होंगी सब की सब आपको टाइप करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो आपका पेपर होगा उसमें सब कुछ चीज़ें टाइप करनी है, हार्ड कॉपी पे लिखना नहीं होगा, आपको वहाँ पर टाइप करना होगा हर चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि चंडीगढ़ का जब रिजल्ट आया, चंडीगढ़ के जब आंसर किया है तो बच्चों को तब पता लगा, बच्चों ने तब मुझसे पूछा। दी गाइस, जीके के अंदर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 33.33% मतलब 33% आपको जीके सेक्शन में लेने ही लेने हैं। मतलब अगर आपके 50 में से 17 मार्क्स अगर नहीं आते जीके सेक्शन के अंदर तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे वहीं पर। मतलब आपका इंग्लिश का पेपर चेक भी नहीं होगा। तो मतलब आपको 50 में से 17 नंबर जीके सेक्शन में लेने ही पड़ेंगे टू बी इन द रेस में रहने के लिए। तो अगर आपके जीके में 17 नंबर नहीं आते तो आप एलिजिबल नहीं होगे इस एग्जाम के लिए, आपको बाहर कर दिया जाएगा, रिजल्ट में आप नहीं आओगे। इंग्लिश सेक्शन में भी आपको 33 मतलब 17 नंबर इसमें भी लेने हैं, 17 नंबर इसमें भी लेने हैं। अब ये 33, लेकिन ओवरऑल दोनों में 40 से ज़्यादा लेने, मतलब 40% से। तो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 40 से ऊपर ही जाएगी, एक चीज़ कंफर्म है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। दूसरा, सैंक्शनल जो कट ऑफ है आपकी, आपको 33% जीके के अंदर और 33% इंग्लिश के अंदर लेना है। देखिए इंग्लिश के अंदर 17 मार्क्स लेना बहुत ही आसान है, बच्चे आराम से 20 वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसी में से ले लेंगे। बट प्रॉब्लम जो बच्चों को आई है और जो बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की है वो है आपकी जीके के अंदर 17 नंबर, बिकॉज लेवल ऑफ जीके वाज वेरी वेरी गुड इन कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। हालांकि पंजाब का इतना टफ नहीं था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ हरियाणा वाला भी इतना टफ नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हमें तैयारी करनी चाहिए एकदम एक्सट्रीम लेवल की। अगर वो हो जाता है तो हमें क्या करना, तो आपको अपने आप को फुली प्रिपेयर करना है हर लेवल के लिए। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आपको बेसिक से लेकर मॉडरेट से लेकर एडवांस सब चीज़ों तक जाना है। सीधा एडवांस मत करने लग जाना, हो सकता है चीज़ें बेसिक से ही जाकर एडवांस में जाई जा सकती है, डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाई जा सकती। तो ये चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कि आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो टाइप करना है। पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव जो होगा आपका एसे, लेटर, प्रेसी, ट्रांसलेशन आपकी 10 नंबर की है, प्रेसी 5 नंबर की है, लेटर भी 5 नंबर का है और ऐसे भी 10 नंबर का है। 30 ये हो गया और 20 का है आपका ऑब्जेक्टिव। बहुत सब्जेक्ट है सेक्शनल कट ऑफ है 33% की, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इफ यू फेल इन जीके, जो SSC देखिएगा, ये SSC नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये है SSC। अगर SSC ने देखा कि आप जीके के अंदर क्वालिफाई नहीं हुए, 17 मार्क्स नहीं है, तो आपका इंग्लिश सेक्शन चेक नहीं होगा। अगर आपको PDF चाहिए, जैसे ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अलावा मैं आपको मॉक टेस्ट भी मैंने दो डेमो में फ्री प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है लर्न श्योर का, जो टेलीग्राम ग्रुप है जो कि है लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी PDF और सारे ऑथेंटिक अपडेट एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्मेट इन द बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट वे में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं 20, जो कि मैंने बैच लॉन्च कर रखा है, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। यहाँ तो मैं आपको 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन जीके कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो टोटल फुल फ्लैश टेस्ट होगा आपका 50 की जीके, 50 का इंग्लिश इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, वो जो पेपर होंगे वो मैंने 20 आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा हूँ, जिसकी कोर्स मैंने रखी है 499। और अगर आप इंटरेस्टेड इसको ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम और सिटी 95 60 16 9083 9560169083, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा टीम की तरफ से और आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये है हमारा सारा प्रोसीजर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया है, टाइप करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव। दूसरा, आपका जो जीके सेक्शन है उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, कम से कम 17 नंबर लेने पड़ेंगे, तब जाके आप उसके अंदर रेस में रह पाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं आपका। देखिए किस तरीके से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। देखिए आपको क्या याद रखना, देखिए अभी पंजाब का पेपर हुआ, पंजाब कोर्ट का 749 पोस्ट थी। उसके बाद आपका चंडीगढ़ का हुआ जो 23 को हुआ, जिसके आंसर की भी आ चुकी है। अब हरियाणा का होने वाला है।
तो अगर लेवल की बात की तो पंजाब वाला नॉर्मल इतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना चंडीगढ़ वाला वाज वेरी वेरी टफ। हरियाणा वाला देखते हैं कैसा आएगा, बट आप रेडी रहिएगा हर चीज़ के लिए। तो एक चीज़ कॉमन रखिए, कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन मिले ही मिले। तो इससे आपको क्या पता करना है, इससे आपको ये आइडिया हो गया है कि गेम से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा कोर्ट के एग्जाम में, जो कि आपका हरियाणा होने वाला है। अब गेम सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपिक और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम तो होते ही हैं, इसके अलावा बाकी जो भी स्टेट गेम है, अदर स्टेट की कंट्री के गेम है, सारे के सारे आपको बिल्कुल टिप्स पे रटने हैं इफ अगर आपको जीके सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाई करना और अच्छे मार्क्स लेने। क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए, मैं आपको पहले करा दूंगा। ये जो 5th क्वेश्चन है ये चंडीगढ़ कोर्ट में आया था कि हु डिड नॉट विन द गोल्ड मेडल इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अब गोल्ड मेडलिस्ट तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला है, अंशु मलिक को बताओ जरा मिला है कि नहीं मिला, शरद कमल को बिल्कुल मिला है, लक्ष्य सेन को भी मिला है, और लक्ष्य सेन को किसमें मिला है, बैडमिंटन में। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर था अंशु मलिक। अंशु मलिक को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। अब ये सारे के सारे गोल्ड मेडल की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, मैं पहले बताता हूं आपको। अब प्रैक्टिस सेट कर देखिए, कॉमनवेल्थ के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, आपको इसकी रेंज को और एनहेंस करना है और डीप तक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है विच वन गॉट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में इनमें से किसको गोल्ड मेडल मिला है। तो सबसे देखिए बात करते हैं आपकी, सागर अहलावत को मिला है क्या, अब्दुल्ला अबू बकर को मिला है क्या, अविनाश सेबल को मिला है या सुधीर को मिला। देखिए इन चार में से गोल्ड मेडल मिला आपको सुधीर जी को, और सुधीर को मिला आपका पावर लिफ्टिंग में। ये बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट तो सारे याद करने हैं आपको। हु डिड नॉट विन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम, किसको गोल्ड मेडल नहीं मिला। मैंने इसी का बेसिक बना के क्वेश्चन बनाया आपका, इनमें से किसको नहीं मिला है बच्चों। देखो लवली चौबे जो है इनको मिला भैया लो बॉल्स में, नवीन सिहाग को मिला है रेसलिंग के अंदर, इसके अलावा शेट्टी को भी मिला है, अचिंता श्वेली को नहीं मिला। आंसर याद रखना यही है आपका जिसको नहीं मिला है। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ। देखिए जब कॉमनवेल्थ गेम आपके हुए बर्मिंघम कनाडा के अंदर, बर्मिंघम में, तो माफ कीजिएगा यूके में, तो जब आपके गेम हुए उसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था, और लास्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू जी ने। और मीराबाई चानू जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मीराबाई चानू जी ने जो कैटेगरी थी इनकी 49 किलोग्राम की थी, और ये वेट लिफ्टिंग में, और इनको और एक किस स्टेट से संबंध रखती थे, मणिपुर से संबंध रखती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे याद रखने आपको। शरद कमल ने नहीं जीता, लक्ष्य सेन ने भी नहीं जीता पहला। हाँ लक्ष्य सेन ने लास्ट जीता था बच्चों, नहीं लक्ष्य सेन ने नहीं, आपका शरद कमल ने लास्ट जीता था। लास्ट जीता था शरद कमल ने, और फर्स्ट जीता था मीराबाई चानू ने। याद रखना इसको, फर्स्ट गोल्ड मेडल वॉन इन कॉमनवेल्थ बाय मीराबाई चानू एंड लास्ट वाज वॉन बाय शरद कमल। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल तो जीता था बैडमिंटन में, लेकिन आपका फर्स्ट और लास्ट में नहीं जीता था। बजरंग पुनिया ने भी जीता गोल्ड मेडल, लेकिन वो फर्स्ट और लास्ट नहीं है। फर्स्ट थे आपकी मीराबाई चानू और लास्ट थी शरद कमल। हाउ मैनी गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। देखिए चंडीगढ़ कोर्ट में एक और एग्जाम आया, क्वेश्चन आया हुआ था कि ISS में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो ये भी क्वेश्चन था। तो मेडल्स के एग्जाम से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो भारत ने क्या 68 जीते थे, 58 जीते थे, 22 जीते थे, 16। आंसर इसका 22। अच्छा एक और चीज याद कर लो, ये जो एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम का, ये 22वां ही एडिशन था। इट वॉज 22nd एडिशन एंड इंडिया वॉन 22 गोल्ड मेडल। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। अगला लिखा है कॉमनवेल्थ गेम वॉज विच एडिशन, कौन सा एडिशन था, मैंने अभी बता दिया 22वां था। हाउ मेनी सिल्वर मेडल वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम। देखिए आपको सिल्वर गोल्ड ब्रोंज तीनों का पता नहीं, तो भारत ने मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको पता लग गया। गोल्ड जीते हैं 22, इसके अलावा सिल्वर कितने जीते बच्चों 16, इसके अलावा जो अगर बात की जाए ब्रॉन्ज की तो वो जीते हैं 23। ठीक है, हाउ मेनी सिल्वर मेडल वॉन बाय द इंडियन, आंसर हो जाएगा इसका 16। विच कंट्री टॉप्ड, जो ये जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है इसमें टॉप किस कंट्री ने किया, तो बच्चों को टॉप किया था इसको ऑस्ट्रेलिया ने। आप मुझे बताएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ आपको पता हो गया, फोर्थ इंडिया की है, फर्स्ट होगी ऑस्ट्रेलिया की। मुझे बताओ सेकंड और थर्ड किसने जीता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया भी बता दिया मैंने, 4th रैंक है। इन विच ईयर इंडिया गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल इन एनी कॉमनवेल्थ गेम। देखिए बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम है, तो पूछा जा रहा है कि किस कॉमनवेल्थ के अंदर भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिले थे। टोटल में भी सबसे ज्यादा उसी ईयर मिले थे। अगर आप बात करेंगे ना टोटल में, तो टोटल में भी सबसे ज्यादा उसी ईयर में मिले थे, और गोल्ड भी उसी साल सबसे ज्यादा। तो आंसर है इसका 2010 दिल्ली के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। तो अब याद रखना, देखो 2014 में ग्लासगो में हुए थे, अगर इससे क्वेश्चन आता है, 18 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे, 22 में बर्मिंघम में हुए, और 10 में हुए थे दिल्ली में। तो ये सारे के सारे डाटा आपको याद करने, अब आपको ये याद करना है 24 में कहाँ होंगे, 28 में कहाँ होंगे। इस तरीके से अपने देखिए गोल्ड मेडलिस्ट सारे याद कीजिए, किस किस इवेंट में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। देखिए क्वेश्चन ये नहीं आ रहा कि बजरंग पुनिया जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में किस कैटेगरी में खेलते हैं और किस
कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि बजरंग पुनिया बहुत ही फेमस नेम हो गया, सबको पता है, वो नाम पूछेंगे ऐसा जो हमें नहीं आता। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है, इस चीज़ों को ध्यान रखना गाइस, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ टॉपिक के साथ, सो दैट आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, सो दैट आपका कवर हो जाएंगी चीज़ें। बात की जाए अगर इंग्लिश सेक्शन की, देखिए इसमें तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा, इस एक 10 क्वेश्चन सही। देखो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है इनकम्बेंट, आज हुआ था ये 23 अक्टूबर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि इनकम्बेंट का मतलब क्या है, हमसे पूछा गया। देखो ऊपर जो मैंने गाइडलाइंस इसमें हटा दी है, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां लिखा है सिलेक्ट द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग, मतलब हमें सिनोनिम्स बताने बच्चों, क्या बताने, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स पूछ रहा है वो आपसे। इनकम्बेंट का मतलब आर्बिट्रेरी, सेटिस्फैक्ट्री, मैंडेटरी और इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी फ्लेम तो आपको पता है आग, जलन, ज्वलनशील। सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री, और आर्बिट्रेरी होता है मध्यस्थ। आंसर इसका, आंसर था बच्चों इसका मैंडेटरी। एग्जाम में आया इसका आंसर कि मैं अभी 23 तारीख को मैंडेटरी। अगला वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोएगुलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोएगुलेट का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज का जमना। आपने ब्लड का कोएगुलेशन और डीकोएगुलेशन सुना होगा। तो कोएगुलेट का मतलब होता है टू बिकम थिक, या कोई थिकनेस या थिक, ठीक है। वर्ड इसके लिए क्या होता है, देखिए एक टफ वर्ड सिखा रहा हूं आपको, कॉन्जील। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है थिकनेस। इसके अलावा एक टफ वर्ड और सिखाते, देखिए आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, विशियस। विशियस का तो मतलब होता है बहुत ही हार्श, जैसे आपने सुना होगा एसर्बिक लैंग्वेज, एसर्बिक टंग, या फिर आपने सुना होगा एक्रीमोनियस लैंग्वेज। इन सब का तो मतलब है बहुत ही हार्श। यहाँ पे लिखा है VICIOUS, ये सबको आता होगा, लेकिन क्या आपको ये वाला वर्ड आता है VISCOUS? बच्चों इसका मतलब होता है टू थिक, किसी चीज का टू बिकम थिक, किसी चीज का जमना या किसी चीज का थिक हो जाना। देखो मैंने टफ वर्ड सिखा दिया आपको। विशियस लैंग्वेज, विशियस कमेंट, विशियस वर्ड मतलब बहुत ही कटु, कठोर, सख्त वर्ड। VIS अगर लग जाएगा, विशियस पढ़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा टू बिकम थिक, किसी चीज का थिक होना। तो वर्ड जो आपका कोएगुलेट लिखा गया, इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन विशियस तो है नहीं। कोरोड एक टफ वर्ड आ गया, देखिए कोरोड भी आपको नहीं आता। कोरोड का मतलब होगा, ये एडवांस इंग्लिश के बच्चे वर्ड हो जाते हैं। कोरोड का बच्चों मतलब होता है टू बिकम वीकन, कमजोर हो जाना बच्चों, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना, टू बिकम वीकन। अच्छा, कमजोर होने के लिए इंग्लिश में वर्ड बनाया गया है फीबल, एनफीबल और इनरवेट। अब देखिए मैंने कितने एडवांस वर्ड आपको करा दिए, फीबल, एनफीबल, इनरवेट और कोरोड, आपको पता ही लगा वीक हो जाना। करप्ट इसका मतलब है नहीं, थिक और करप्ट का कोई रिलेशन नहीं है। कोलैप्स का मतलब भी कोई रिलेशन नहीं, तो बच गया हमारे पास कॉन्जील। इसका मतलब बच्चों होता है क्या होना, टू बिकम थिक, याद रखना। बहुत ही टफ वर्ड बता दिए मैंने आपको, एडवांस लेवल की इंग्लिश चाहिए। ऐसे में आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे नहीं, कम मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन कम होंगे ऐसे। अब थर्ड वर्ड भी बहुत ही मैंने एडवांस रखा है आप लोगों के लिए। थर्ड वर्ड है आपका इन्विगल। इन्विगल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को अपनी बात मनवा लेते हैं, क्या करके, चाहे चापलूसी करके मनवाए, चाहे आप किसी भी तरीके से को कन्विंस करके जब अपनी बातें मनवा लेंगे, तो उसको बोलते हैं बच्चों इन्विगल। तो रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। अब डांटने के लिए तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आपने पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा रिबूक। रिबूक का मतलब डांटना होता है, चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है। इसके अलावा रिप्रीमेंड का मतलब डांटना, एडमोनिश का मतलब भी डांटना होता है। और अगर डांटना बहुत ही सख्त शब्दों के साथ हो जाएगा तो वो जेरीमेड, हेरिंग, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इन्विगल का मतलब होता है, रिप्रीमेंड तो होगा नहीं, इन्विगल का मतलब होता है बच्चों टू विन ओवर बाय वाइल्स। अब ये वाइल्स क्या होता है, एक नया वर्ड और आ गया, मतलब चापलूसी करके, बातों को मनवा के या थोड़ा सा बेवकूफ बना के अपनी बातें निकलवाना, उसको बोलते हैं इन्विगल। तो डिमांड नहीं होगा, रिप्रीमेंड तो हो ही नहीं सकता। एंटेंगल का मतलब बच्चों क्या होता है, एंटेंगल का तो मतलब वही उलझाना, फंसना, ये तो इजी वर्ड है, ये नहीं होगा। आंसर होगा बच्चों इसका बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को थोड़ा सा बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा रहे हैं, बिगाइल बोल सकते हैं उसको, बिगाइल, ठीक है। फोर्थ वर्ड है आपका सब्टरफ्यूज। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है टू मेक। मैं आपको देखो 2 वर्ड सिखाता हूं, टू मेक, ये वर्ड सिखा देते हैं आपको, RUSE। क्या होता है रियूज? रियूज का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, छल करना, ट्रिक करना, इसका मतलब भी ट्रिक करना ही होता है। तो सब्टरफ्यूज का और बिगाइल सिनोनिम्स में जा सकते हैं। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है टू मेक रूस, या ट्रिक करना, किसी को बेवकूफ बनाना। तो देखिए सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आपने DSSB का जरूर नाम सुना होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब असिस्टेंट जो आपके अंडर काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट तो इसमें कोई मतलब नहीं है, रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है, अंडरग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अगर आपको स्ट्रेटेजिज्म का मतलब नहीं भी आता है तो भी आपको एग्जाम में यही टिक करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे अलग हो गया है।
स्ट्रेटेजम का मतलब होता है टू ट्रिक, सेम मतलब जो मैंने आपको बताया टू ट्रिक, ये इसका मतलब क्या होता है ट्रिक। अच्छा एक और चीज क्या होती है, एडवांस कब सीखते हो आप, एडवांस जब सीखते हो, देखो अब ये आप ये पढ़ोगे तो आप शायद ये वर्ड रट लोगे, जो बच्चों आते हैं जो मैच्योर है 4-5 बार कोचिंग ले चुके हैं या 2 बार कोचिंग ले चुके मैच्योरिटी के साथ, वो तो इसको रट लेंगे, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट नहीं बन सकते या बहुत अच्छे नहीं बन सकते। तो पीछे रीजन है कि हम लोग या जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां पर जनरली सिर्फ सतही ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, सेंटेंस बनाना नहीं सिखाएंगे। देखो जैसे मैं अब एक वर्ड सिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको वर्ड बहुत सारे सिखाए, जैसे पहला ही वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कोएगुलेट, पहली चीज ये सेकंड वर्ड कोएगुलेट। कोएगुलेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता लगे किसी चीज को मोटा करना। अगर आप किसी चीज को कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोएगुलेट बन गया बच्चों वर्ब, वर्ब बन गया, अब ये बन गया है वर्ब। अब आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तो सेंटेंस बना के दिखाते हैं आपको। देखो जब सेंटेंस बनाने आ जाए आपको समझ जाना, आपको ग्रामर अच्छी होगी, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, द एग्स कोएगुलेट। अब यहां एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल लिख दिया मैंने, अगर मैं एग लिखता ना एग तो कोएगुलेट्स हो जाता, द एग्स कोएगुलेट्स या कोएगुलेट व्हेन हीटेड। जब गर्म किया जाता है तो एग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो बन गया सेंटेंस। जब तक सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, जब तक आपको वर्ड की फॉर्मेशन नहीं आएगी कि कौन सा वर्ड क्या है, तब तक ग्रामर और तब तक वोकैबुलरी में आप अच्छे नहीं कंसिडर किए जाओगे। हाँ आपने कोई वर्ड रटा, इन्वेगल रट लिया, एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस पूछ लिया तो कर दोगे आप, लेकिन अगर ब्लैंक है और ब्लैंक में आपको ये देखना पड़ेगा कि नाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, तब तक आपको जब तक आपको वर्ड ऑफ फॉर्मेशन नहीं आते। ठीक है, इस ध्यान रखना। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए सबटरफ्यूज का मतलब हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजम। अगला है रेवरेब्रेट। रेवरेब्रेट बहुत ही अच्छा वर्ड है। रेवरेब्रेट का मतलब होता है जब आपकी जो आवाज़ है वो गूंज रही है, तो इको हो रहा होगा, चाहे इको हो रहा हो, चाहे री इको हो रहा हो, इको री इको एक ही बात है, या आपका रेजोनेट हो रहा हो साउंड का, या बच्चों रिसाउंड हो रहा हो, इन सब का मतलब एक ही होता है, आवाज का गूंजना। रिमिट नहीं होगा, रिप्रेस नहीं होगा, रिट्रैक्ट नहीं होगा, आंसर बच गया रिसाउंड। तो आंसर इसका रिसाउंड। टफ लेवल की मैंने वोकैबुलरी रखी सो दैट आपका लेवल, क्योंकि देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपका लेवल बढ़ा दिया जाए इंग्लिश सेक्शन में भी, तो हमें हर लेवल के लिए रेडी रहना है। हाँ साथ में मैं इजी वर्ड भी करा रहा हूँ साथ साथ, सो दैट आपकी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें आपको सिनोनिम्स बताना था। अगर बात की जाए एग्जाम की, तो एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड आपके सिनोनिम्स आने हैं और 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड आपके एंटोनिम्स आने हैं। तो 10 क्वेश्चन तो ये आने ही आने हैं, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से करना है हमें। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं एंटोनिम्स के। देखो बच्चों, पहला वर्ड लिखा है मैंने ऑब्सोलीट। अब ये बहुत सिंपल वर्ड दे दिया मैंने आपको, ऑब्सोलीट। अब जिनको नहीं आता उनकी वोकैबुलरी वीक है इसका मतलब। ऑब्सोलीट का मतलब होता है बच्चों बहुत ही कोई चीज़ पुरानी है जो आप प्रचलन में नहीं है, ओल्ड फैशनड। तो यंग तो हो नहीं सकता। अच्छा हमें एंटोनिम्स बताना, तो यंग हो सकता है एक बार को। मायरियाड का मतलब होता है भैया अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना, बहुत ही ज़्यादा, अबंडेंस। वोरेशियस होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, और चीप हो जाएगा, घटिया और सस्ता। तो पुराना, चीप, वोरेशियस, आंसर इसका फिर यंग ही जाएगा, बस ऑप्शन ही हमारे पास यंग बचा है। अगला लिखा है जोकोज। जोकोज का मतलब होता है ब्लिथसम, बहुत ही खुश, आंसर ब्लिथसम, ब्लिथ ही बोल दिया मैंने। कंटेंटेड, रेस्केबल और ग्रेव नहीं हो। अच्छा एंटोनिम्स बताना बच्चों, ब्लिथ नहीं आएगा, ऐसे ही ध्यान रखना, ब्लिथ नहीं आएगा, हमें बताना है एंटोनिम्स। जैसे हमने ऑब्सोलीट होता है पुराना, यंग हमने कर दिया नया। जोकोज का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश, तो ग्रेव का हो जाएगा सीरियस, आंसर बच्चों यही है सीरियस। कंटेंटेड, रेस्केबल, अगर सिनोनिम्स बताना तो ब्लिथ आंसर होगा, लेकिन हमें एंटोनिम्स बताना, आंसर होगा इसका सीरियस, ग्रेव, जो कि है जोकोज का उल्टा। एड्रोइट का मतलब होता है स्किल, अगर आपके पास स्किल है। देखो अगर मैं बोलूं कि आपके पास स्किल नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा मेलाड्रॉइट, क्योंकि आपको पता है एड्रोइट मतलब स्किल, मेल कहीं भी लग जाए नेगेटिव, मेलाड्रॉइट। एड्रोइट क्या हो जाएगा आपका स्किल, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है कि क्या है, जरा मुझे बताओ। अगर मुझे इसका नाउन बनाना तो बच्चों में बनाऊंगा एड्रोइटनेस, ये बन गया नाउन। तो आपको शब्दों से शब्द बनाने आने चाहिए। एड्रोइट का एड्रोइटनेस बनेगा। इंटैक्ट नहीं होगा, इनेप्ट। देखो अच्छा अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है ADAPT ढालना, एक होता है ADEPT स्किलफुली होता है, ये मतलब नहीं होगा इसका। अब्रप्ट होता है सडन, ब्लंट, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर बच गया इनेप्ट। अडेप्ट का होता है ना ये अडेप्ट, इस अडेप्ट का जिसका मतलब होता है निपुण, उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, इनेप्ट, अनस्किल्ड। अडेप्ट निपुण जो स्किलफुल है, इनेप्ट हो जाएगा जो निपुण नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो चंडीगढ़ कोर्ट में उसमें फ्रेजल वर्ब से आए थे और आ किसी भी सकता है, हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है। सबसे पहले देख लो, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स डैश मोर देन आई कैन बेयर, मतलब जो समस्याएं हैं मेरे जीवन में और जो दुख है मेरे जीवन में, उसका जो स्ट्रेन है, बोझ है, जो उसका जो वेट, वो क्या है आपका
जितना मैं सहन कर सकता हूँ उससे ज़्यादा है। अब अगर आपने इसका आंसर लगाया है आर तो बहुत ही गलत जवाब हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेन, द स्ट्रेन ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। इन सब का एक स्ट्रेन है, सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेन है और स्ट्रेन अनकाउंटेबल, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मीट, मैट, मीटिंग और हैड मेट। मोस्टली बच्चे इसमें 99% बच्चे जो जिनको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है वो इसका आंसर लगा के आएंगे मीट, और आंसर हो जाएगा गलत। आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी सेंटेंस में लिखा हो लुक फॉरवर्ड टू और उससे पहले अगर दे रखी हो वर्ब, तो हमेशा ध्यान रखना टू होते हुए भी हम लगाते हैं उसके अंदर आईएनजी, तो आंसर बनेगा इसका मीटिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। रूल क्या है? कभी भी लुक फॉरवर्ड टू लिखा हो और उसके पहले वर्ब दे रखी हो तो उसके साथ हमेशा लगता है आईएनजी। देखा इस तरीके से मैं आपके लिए 10 बिल्कुल एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। बाकी फुल फ्लैज मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे 20 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं आप लोगों के लिए। थरली कवर करेंगे हर चीज़। मॉक एंड जो मॉक्स होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न जो आपके अभी चंडीगढ़ और पंजाब में उस पर भी बेस्ड होंगे और पुराने वाले भी बेस्ड रहेंगे, बिकॉज लेवल दोनों के लिए हमें रेडी रहना है वहाँ पे। थरली एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो एनालिस्ट दूंगा हर मॉक टेस्ट के बाद मैं आपको वीडियो एनालिस्ट दूंगा, सो दैट आप अपने आप को कंपेयर कर पाओगे और बहुत सारे कंटेंट और डाटा मिलेगा आपको। कंप्लीट कवरेज हो जाएगी आपके एग्जाम की। देखिए जीके में टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आया तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं इस तरह के गाइड जरूर कर दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, इंग्लिश के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको करा दूंगा, सब्जेक्टिव क्लासेस दे दूंगा मैं आपको, साथ में गाइड करूंगा, साथ में वो कैब भी कराऊंगा उसके अंदर। तो ये हमारा पोर्शन रहेगा, सारा का सारा कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, नहीं लगता तो आपकी मर्जी है, डोंट फॉलो डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।